हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई पॉलिटिकल साइंस के लिए क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस बुक में कुल 20 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें बीपीएससी टीआरई, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस इन सभी एग्ज़ाम्स में पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। इस बुक में उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साधारण बहुमत के साथ। भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन कर सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल विधानसभा में। राज्यों में धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति से राज्य विधानसभा में पेश किया जा सकता है। प्रत्येक धन विधेयक जब अनुच्छेद 198 के तहत विधान परिषद को प्रेषित किया जाता है और जब इसे राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो विधानसभा के अध्यक्ष का प्रमाण पत्र उनके द्वारा हस्ताक्षरित होता है कि यह एक धन विधेयक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जनवरी 2019 तक लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 84 सीटें अनुसूचित जातियों तथा 47 अनुसूचित जनजातियों के लिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान की किस अनुसूची में सन्निहित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चतुर्थ अनुसूची में। संविधान की चौथी अनुसूची के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में के लिए सीटों के आवंटन का प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्तों का प्रावधान है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके बाद यह राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर उसे स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा इसे राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के मामले में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति के वीटो का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, निम्न में से लोकसभा का कोरम कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह सदन की कुल संख्या का 1/10 है। संविधान द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए कोरम हेतु सदस्यों की संख्या का कुल 1/10 होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा की बैठक के संचालन हेतु कम से कम 55 सदस्य जबकि राज्यसभा की बैठक के संचालन के लिए कम से कम 25 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोई भी धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो वह इस पर अपनी सहमति देता है या फिर इसे रोक कर रखा जा सकता है। राष्ट्रपति इसे किसी भी दशा में सदन को पुनः विचार के लिए नहीं भेज सकता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों को शपथ का प्रारूप भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तृतीय अनुसूची में। संसद के सदस्यों के शपथ का प्रारूप भारत की संविधान की तृतीय अनुसूची में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायपालिका। भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियां क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल संघीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है। अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 248 में किया गया है। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है। अवशिष्ट शक्तियां ऐसे विषयों पर अधिकारिता की शक्ति को संदर्भित करती हैं जिनका राज्य सूची या संवर्ती सूची में उल्लेख नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा बैठक के लिए अलग अलग सदन वाले भवन संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन ने। संसद भवन का उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। भारत में संसद भवन में एक गुंबददार संरचना और अर्धवृत्ताकार कक्षों के साथ एक केंद्रीय हॉल है। संसद भवन में लोकसभा या संसद का निचला सदन और राज्यसभा या संसद का उच्च सदन और एक पुस्तकालय 3 गोलाकार कक्षों को 144 स्तंभों की एक स्ट्रिंग द्वारा संरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संसद की शक्ति नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी राज्य में कोई भाषा लागू करना। इसके अलावा किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाना या बढ़ाना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन और राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना संसद की शक्ति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में संसद को अधिकार दिया गया है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 से अधिक राज्यों के भाग को मिलाकर अथवा किसी राज्य के भाग को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। अगला प्रश्न है, भारत में संघ के लिए एक संसद में डैश होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों। भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संविधान का भाग 5 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद। संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को संसद कहा जाता है। संसद लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों आते हैं। संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारत का संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, संसद का कार्य है
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद का होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका कहते हैं। दुनिया भर की संसद नए कानून बनाती है, मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। सरकार के प्रत्येक पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। एक साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। विधेयकों पर विचार विमर्श अधिकतर संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा भी मान सकती है और नहीं भी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध किस प्रावधान से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 का संबंध भारत के महान्यायवादी से है। अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि और अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारतीय संसद में भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। भारत की संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। भारत के नए संसद का नाम संविधान सदन, इसके वास्तुकार विमल पटेल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजकुमारी अमृत कौर। आज़ादी के दिन गठित जवाहरलाल नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थी। राजकुमारी अमृत कौर ने स्वास्थ्य मंत्री का पद संभाला और स्वतंत्र भारत के पहले और दूसरे मंत्रिमंडल में 10 वर्षों तक सेवा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री, भारत के अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। भारत के प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तभी तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें और दिए हुए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी शामिल होता है। कथन 2 है, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी शामिल है। किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मंत्रियों के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य है। स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी तथा आमंत्रित किए जाने वाले बैठकों में भागीदार होते हैं। कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालयों के प्रभारी तथा मंत्री परिषद के नाम पर निर्णयकर्ता होते हैं। राज्य मंत्री मंत्री परिषद की सहायता हेतु होते हैं। ये तीनों ही कथन सत्य दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 42 संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यह कहा गया है कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सामान्यतः अथवा अन्यथा रूप से मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद भी दी गई सलाह मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी मंत्री शामिल होते हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल एक छोटी संस्था है जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। भारत की लोकसभा का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो तभी तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय डैश पर प्रभारित होते हैं। पहला है भारत की समेकित निधि और दूसरा है भारत की आकस्मिकता निधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक पर। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की समेकित निधि पर प्रभारित होते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अतः इस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन 1 है, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों की संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। कथन 2 है, संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों को संख्या कम होने के बावजूद भी राज्यसभा के विचार को प्राथमिकता मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इसमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं। सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। कथन 1 है, राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होता है। कथन 2 है, भारतीय संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है, परंतु कथन 2 सही है। लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं। हालांकि हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार कर सही का चयन करें। पहला कथन है, भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। कथन 2 है, भारत में प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कथन 1 सही है, परंतु कथन 2 गलत है। भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, जिससे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।